हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं अंकित चौधरी और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कि बीपीएससी का ये जो एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी 67th बीपीएससी हुआ है, अब 68th बीपीएससी आने वाला है, तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन कौन सी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी पोजिशंस आपको देखने को मिलेंगी, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अभी 67 बीपीएससी हुआ था, हालांकि वो प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है क्योंकि वहाँ पर धांधलेबाजी के आरोप लगे हैं। तो 68 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको कुछ टाइम में देखने को मिल जाएगा। ये 67 बीपीएससी का एग्जाम जब दोबारा से कंडक्ट हो जाएगा, प्रीलिम्स का जो कहा जा रहा है जून या जुलाई तक कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको 68वां 68 बीपीएससी जो है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो 68 बीपीएससी होने वाला है आपका, इसमें आपको किस टाइप की कौन कौन सी पोजीशंस देखने को मिल सकती हैं उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं, हमारा बिल्कुल नया बैच शुरू हो गया है। 1 जून अभी शुरू हुआ है बैच, अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, तो आपकी कोई क्लासेस भी ज़्यादा मिस नहीं हुई होंगी। 1 जून से बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है आपका चाणक्य ए। चाणक्य ए बैच में हम आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें कवर कराने वाले हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी यहाँ पर होने वाली है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी होगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की हम यहाँ पर आपको तैयारी कराने वाले हैं। चलिए पोजीशंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई कौन कौन सी यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। देखिए, ये जो है 67 बीपीएससी में जो पोस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूं कि 68 बीपीएससी में आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिल सकती है। जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये जो बीएएस होता है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये प्रशासनिक सेवा जो होती है, यहां पर बेसिकली एसडीएम की पोस्ट होती है। एसडीएम जैसे आपने देखा होगा, जिस भी जिले में आप रहते हैं वहां पर डीएम साहब होते हैं, एसडीएम होते हैं। तो ये जो एसडीएम है ये कौन है? ये एसडीएम जो है ये पीसीएस ऑफिसर होते हैं जो बीपीएससी के थ्रू रिक्रूट होते हैं। तो याद रखिएगा, एसडीएम की पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ स्टेट टैक्स कमिश्नर, आपने देखा होगा इनकम टैक्स कमिश्नर होते हैं, उनके अंडर बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं। तो स्टेट टैक्स कमिश्नर जो होते हैं उसकी पोस्ट बीपीएससी के थ्रू फुलफिल की जाती है। ऐसे ही इलेक्टोरल ऑफिसर हो गए, बिहार एजुकेशन सर्विस हो गई, ठीक, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अथॉरिटी होती है, नियोजन अधिकारी होते हैं, तो नियोजन अधिकारी भी इसी के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं। इसके साथ साथ लेबर सुपरिटेंडेंट, देखिए राज्य में जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर होती है वो जो काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई जाती है सरकारों की तरफ से। उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना, ये सुनिश्चित करना कि ये जो लेबर है, ये जो श्रमिक है, इनको इनके अधिकार दिलाए जा रहे हो, ये सब लेबर सुपरिटेंडेंट का काम होता है। काफी प्रेस्टिजियस, काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, वो भी इसके थ्रू है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अथॉरिटी है, असिस्टेंट डेप्यूटी सोशल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो आप देख सकते हैं जितनी इंपॉर्टेंट, रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपके यहाँ जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरियाज हैं, उनमें डेवलपमेंट कराने की जिम्मेदारी फिर आपकी होती है, वो सब देखना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी पोस्ट, तो आप देख सकते हैं काफी प्रेस्टिजियस पोस्ट। देखिए, बीपीएससी की अगर मैं बात करता हूं, बिहार लोक सेवा, बिहार लोक सेवा में जितने बड़े पद होते हैं जो बिहार सरकार के अंतर्गत होते हैं, भाई आईएएस आईपीएस को छोड़ दीजिए, बाकी जितने बिहार पब्लिक सर्विस में जितने भी पोस्ट होती हैं जो सरकार के अंतर्गत काम कर रही है, उन सब में रिक्रूटमेंट इसके थ्रू ही होता है। चाहे आप डीएसपी की बात कर लीजिए, चाहे आप एसडीएम अधिकारी की बात कर लीजिए, चाहे आप लेबर सुपरिटेंडेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप स्टेट टैक्स असिस्टेंट की बात कर लीजिए, ये सब बीपीएससी के थ्रू ही रिक्रूट किए जाते हैं। और उसके लिए आपको बीपीएससी का एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है। एक बार मैं आपको जल्दी से जो एग्जाम है उसकी स्कीम के बारे में भी समझाना चाहूंगा कि ये एग्जाम कितने चरण का एग्जाम होता है, कितने पेपर होते हैं आपके, कौन कौन से पेपर होते हैं, एक बार उसके बारे में भी जरूर बताना चाहूंगा आपको। देखिए, ये जो एग्जाम है ये 3 स्टेजेस का, 3 चरण का एग्जाम है। पहली स्टेज होती है आपकी प्रीलिम्स की स्टेज, पहली आपकी प्रीलिम्स की स्टेज है। प्रीलिम्स के बाद आता है आपका मेन एग्जाम, मेन एग्जाम, और मेन के बाद आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है, मेन के बाद आता है आपका इंटरव्यू। तो ये 3 चरण है, पहला प्रीलिम्स हो गया, फिर मेन हो गया, फिर हो गया इंटरव्यू। तो ये 3 चरण है, आपको इन तीनों चरणों से गुजरना पड़ेगा, तीनों को क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप अधिकारी बन पाएंगे, उसके बाद ही एसडीएम जैसी पोस्ट पर आप बैठ पाएंगे। अगर मैं प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करता हूं तो बच्चे, प्रीलिम्स में यहाँ एक ही पेपर होता है, केवल एक पेपर होता है। उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 सवाल आते हैं, और ये 150 सवाल में हर सवाल 1 नंबर का होता है, तो ओवरऑल ये पेपर 150 मार्क्स का होता है। तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। यहां पर आपके 150 सवाल आएंगे और हर सवाल 1 नंबर का होने वाला है। 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा। जैसे अभी 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, तो वहां पे 150 सवाल आए हैं, हर सवाल 1 नंबर का है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। जब आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे, और हाँ, प्रीलिम्स में एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर आपको चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जर्नल साइंस, जर्नल साइंस का मतलब ये होता है बच्चे, आप जो 9वीं 10वीं कक्षा में अपनी साइंस की पढ़ते हो, अपना विज्ञान पढ़ते हो, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, वो होती है जर्नल साइंस। जर्नल साइंस में भी अगर मैं बात करूं तो बायो का जो सेक्शन होता है, बायोलॉजी,
वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको बायोलॉजी अच्छे से आता है तो ये मान के चलिए जर्नल साइंस जो है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपने जर्नल साइंस की बात करी तो वहां पर बायो पढ़ने के लिए 9वीं 10वीं सबसे बढ़िया मानी जाती है। 9 10th की जो आपकी बुक्स होती है एनसीईआरटी की, अगर आप उन पे पकड़ बना लेंगे, उन्हें पढ़ लेंगे तो आपका बायो जो है सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बेसिकली करंट अफेयर्स, समसामयिकी जिसे हम कहते हैं, करंट अफेयर्स जिसे कहा जाता है, तो समसामयिकी वो यहां पर कवर करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही बिहार का अपना जो इतिहास रहा है और भारत का जो इतिहास रहा है, देखिए अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं और स्पेशली अगर मैं बात करता हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, वहां पर बिहार की जो है एक स्पेशल पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि बिहार और बंगाल पहले एक साथ जुड़े हुए थे, फिर बाद में उनको अलग किया गया। तो बिहार की एक बहुत महत्वपूर्ण सिचुएशन मानी जाती है भारत के इतिहास में। और अगर मैं बात करता हूं आधुनिक भारत के इतिहास में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ऐसे ही जब हम बात करते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, तो वहां भी भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। 1857 के रिवोल्ट में जब आप बात करते हैं वहां आपको बिहार का जिक्र देखने को मिलता है। तो यहां पर भारत का इतिहास तो होगा, भारत के साथ साथ बिहार का अपना इतिहास और भारत की आजादी की लड़ाई में बिहार का क्या योगदान रहा है, उन सब पे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे ही भूगोल और ज्योग्राफी ऑफ बिहार, तो भारतीय भूगोल पे भी सवाल आएंगे और बिहार की जो अपनी भौगोलिक व्यवस्था है उस पे भी सवाल पूछे जाएंगे। सिमिलरली इंडियन पॉलिटी का बच्चे बेसिक मतलब होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का जो संविधान है तो वो संविधान कैसा, उस संविधान में क्या कुछ दिया गया है, संविधान के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद है भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमी है बेसिकली इंडियन इकोनॉमी होती है, भारत की अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये होता है जैसे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, कि भाई भारत में कितना पैसा होना चाहिए मार्केट में, वो कौन डिसाइड करेगा, वो आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक वो डिसाइड करता है, उसके लिए वो मौद्रिक नीति लाता है, तो उस पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। भारत में अगर रिसेशन आ गया है, मंदी छा रही है, तो मंदी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कैसे इस मंदी से निपटा जा सकता है, इन सब चीजों पर सवाल पूछे जाते हैं जब हम बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पे। उसके साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट और रोल ऑफ बिहार, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और फिर है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी बेसिकली रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग और थोड़ी बहुत मैथ्स। तो ज्यादा सवाल नहीं आते बच्चे, बहुत कम सवाल आते हैं, बट हाँ ये भी एक सेक्शन है तो इसको भी पढ़ना पड़ता है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जब आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हो, जब आप पहला चरण जो है प्रीलिम्स का एग्जाम उसे क्लियर कर लेते हो, तो आपको भेजा जाता है दूसरे चरण में, मेंस के एग्जाम में। मेंस के एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, मेंस के एग्जाम में आपके 4 पेपर होते हैं, याद रखिएगा 4 पेपर, 4 परीक्षाएं मेंस में आपको देनी पड़ेंगी एक बार जब आप उत्तीर्ण हो जाएंगे अपनी प्रीलिम्स में। ये 4 पेपर कौन कौन से होते हैं, एक होता है जर्नल हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर होता है। सामान्य हिंदी से मतलब है जैसे व्याकरण हो गई, विलोम शब्द हो गए, इन सब पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे जर्नल हिंदी की जब मैं बात करूंगा। फिर आता है आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। देखिए प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें भी जीएस है और मेंस के पेपर में भी जीएस है। जीएस पेपर 1 और पेपर 2 जो है बीपीएससी का, इसमें जो जीएस आ रही है वो प्रीलिम्स के जैसी है, बस प्रीलिम्स से थोड़ी अलग हो जाती है। फर्क क्या होता है, प्रीलिम्स में एमसीक्यू आते हैं, यहां पर क्या होता है आपको लिखित रूप में आंसर करना है। तो यहां पर क्या होगा, लिखित रूप में आपको आंसर करना होगा, सवाल आएंगे, आपको रिटन फॉर्म में जो है वो आंसर देने पड़ेंगे। तो जीएस के 2 पेपर हो जाते हैं, जीएस पेपर 1, पेपर 2, और उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना आपको, कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपका पेपर किया जाता है। तो ये 4 पेपर हैं जो आपको मेंस में देने पड़ेंगे। और इस सबको कवर कराने के लिए प्रीलिम्स में जितना मैंने आपको दिखाया, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे भारत की राजनीति शास्त्र हो, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे समसामयिकी हो, करंट अफेयर्स, इन सबको कवर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस बैच में एडमिशन ले लेना है। ये चाणक्य बैच है, चाणक्य ए इस बैच का नाम है। चाणक्य ए ये जो बैच है, ये बैच आपका फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपके लिए कवर करता है। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों आपके कवर होंगे। मैं एक बार आपको बैच की डिटेल्स दिखा देता हूं। 1 जून से बैच स्टार्ट हो चुका है। देखिए जो बच्चा बैच में एडमिशन लेना चाहता है, आपको करना क्या होता है, आप जाइए गूगल पर जाकर सिर्फ आपको टाइप करना है अड्डा 24/7। गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर टाइप कीजिए अड्डा 24/7। जब आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, अड्डा की वेबसाइट आ जाएगी। अड्डा की वेबसाइट पर जब आप गए, यहां पर आ गए आप, यहां सबसे ऊपर टाइप कर दीजिएगा चाणक्य ए। ये देखिए यहां सबसे ऊपर ऑप्शन होता है ना, यहां जाइएगा और यहां टाइप कीजिएगा चाणक्य ए। चाणक्य, जब आप चाणक्य टाइप कर देंगे, चाणक्य, तो देखिए ये आ गया बैच, चाणक्य ए बैच आ गया। ये है आपका बैच, फाउंडेशन बैच है बच्चे। फाउंडेशन का मतलब ये होता है
प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी होगी, आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, पूरा का पूरा जीएस का सिलेबस कवर कराया जाएगा। हिंदी हो गई आपकी, आंसर राइटिंग हो गई मेंस की, जीएस हो गया, सब कुछ आपको कवर करवाने वाले हैं। यहाँ देखिए सारी डिटेल्स दी गई हैं, कौन से टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं, कितने बजे क्लासेस हो रही है, सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो भी सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डेमो लेक्चर भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप डेमो लेक्चर आराम से देख लीजिए, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं बात यहाँ पर कॉस्ट की। 12,000 रुपए दिख रहा है, 12 से घबराना नहीं है, 12,000 रुपए का पड़ेगा नहीं। करना क्या है, यहाँ जाइएगा, देखिए नीचे ऑप्शन है ना बाय नाउ का, यहाँ जाइएगा। जब आप बाय नाउ पर जाएंगे तो ऐसा एक पेज खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ नीचे वो आपसे पूछेगा आपके पास कोई कूपन कोड है, ये कूपन कोड आपको डिस्काउंट दिलाता 77% का। मैं बता रहा हूँ कूपन कोड लिख लो अपने पास, Y365, Y365, Y365। अब देखिए आपने जब Y365 अप्लाई किया तो देखिए जो बैच आपको दिख रहा था कि नहीं यार ये तो बहुत महंगा है, 12,000 रुपए का है, अब आप देख लीजिए वो बैच कितने का हो गया। तो जो बैच आपको दिख रहा था 12,000 रुपए का, वो 12 का नहीं पड़ेगा, कितने का है, 2700 रुपए में आपको मिल जाएगा। 2700 रुपीज में केवल आपको ये बैच मिल जाएगा। लेकिन कब, जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे बच्चे Y365। तो देखिए छोटा सा काम करना है, अड्डा की वेबसाइट पर जाना है, अड्डा की वेबसाइट पर जाकर चाणक्य बैच ओपन करना है। चाणक्य बैच में बाय नाउ पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कूपन कोड का, वो अप्लाई कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 2700 रुपए में आपकी पूरी तैयारी हो रही है, प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है, मेंस के जीएस की तैयारी हो रही है, आंसर राइटिंग आपको कराई जा रही है, हिंदी आपको कराया जा रहा है, मैथ्स भी आपको मिल जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है, टीचर्स जो पढ़ाएं उसको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना। और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी घबराहट नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो करना क्या है, टीचर्स के साथ लगकर मेहनत करनी है। जो भी आपके डाउट्स हैं क्लास में पूछो, टीचर से क्लैरिफाई करो, जिससे आप ये इंश्योर कर सको कि भाई जब पेपर होता है तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ उस पेपर में जाओ कि वो पेपर आपका 100% क्लियर हो। अब आपसे होपफुली जो मेरी मुलाकात होगी, जैसे मैं आपको मेंस कराने वाला हूँ, यहाँ पर आंसर राइटिंग सिखाने वाला हूँ, तो जब मेरी आपसे मुलाकात होगी अब होपफुली होगी हमारी बैचेस में, क्लासेस में, और मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि यार ये जो सपना होता है ना हर बच्चे का कि भाई अधिकारी बनना है, एसडीएम बनना है, उस लेवल को अचीव करना है लाइफ में, तो आप उसे अचीव कर सको और अपना अपने माँ बाप का जो सपना है वो पूरा कर सको। तो चलिए क्लासेस में मुलाकात करते हैं। याद रखिएगा बैच परचेज करते हुए कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा Y365, जिससे आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाए, जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा अड्डा पे, और 2700 रुपये में बैच आपको मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।